अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो नया मॉडल पेपर है 2023 के लिए जो नया मॉडल पेपर आया उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको 8 क्वेश्चन करें सेक्शन 2 में से 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और सॉल्यूशन वाले सवाल हैं जिन्हें आपको याद नहीं करना बल्कि सिर्फ समझने से आ जाएंगे। तो उसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो पूरा मैंने जितने भी सवाल उसमें न्यूमेरिकल्स और या उसमें जो सॉल्यूशन वाले सवाल थे जिसमें इक्वेशन बैलेंस थी वो सब मैंने इसमें करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यू मॉडल पेपर का, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग आइसोटॉप्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ, यानी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। दो हमें उसके लिए एटम दिए गए हैं, जैसे ये कार्बन 14, 6 और क्लोरीन 37 और 17। ये इसी तरह न्यूमेरिकल दिए जाते हैं तो हम इनको दो हिस्से में कर लेंगे। ये पहला न्यूमेरिकल है, देखिए मैंने पहले न्यूमेरिकल के नीचे यहाँ पर नंबर 1 लिख लिया। ये पूरी वैल्यू में ऐसे ही सवाल में दी गई थी, ऊपर 14 नीचे 6। अब ये याद रखें कि ऊपर वाला ए होता है, नीचे वाला जेड होता है। ऊपर वाला ए होता है, नीचे वाला जेड होता है। ऊपर वाला ए होता है, नीचे वाला जेड होता है। और फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो एन मालूम करना, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना है तो न्यूट्रॉन्स के लिए एन लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम नीचे लिख लेंगे एच एन। ये जो होते हैं ए नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन और जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ठीक है, चले तो हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने, हमने न्यूट्रॉन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एन नीचे लिखा, इक्वल ए क्या है हमारा 14 लिख लिया, माइनस के नीचे माइनस। जेड क्या है हमारा 6, वो इसके नीचे लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इनको आपस में माइनस कर दिया। 14 में से 6 को माइनस किया, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 8। ठीक है, प्रीमियर लिख देंगे कि कार्बन हैज़ 14 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। हमसे ये दो ही चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो हमने वो दोनों लिख दिए कि 14 प्रोटॉन्स हैं कार्बन के पास और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन 37 और नीचे 17। तो हमने यहाँ लिख लिया क्लोरीन 37 न्यूट्रॉन। ऊपर वाला ए है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नीचे वाला जेड है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। एन के नीचे एन, इक्वल के नीचे इक्वल, ए के नीचे ए यानी ऊपर वाला 37, माइनस के नीचे माइनस, जेड के नीचे वाला 17, प्लस माइनस माइनस 17। 37 में से 17 को माइनस किया 20 बचे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर 20 हम देखते हैं क्लोरीन है 37 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, जो हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 पर आपका एक याद करने वाला सवाल है। इसके बाद 4 क्वेश्चन आपको दिया गया जिसमें आपको करनी है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, 3 इक्वेशन हमको बैलेंस करने के लिए मैंने 1 बाय 1 आपको तीनों बैलेंस करके दिखाती हूँ। पहली इक्वेशन है पोटाशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन बराबर जो हमारा ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमसे बना है, इसमें पोटाशियम क्लोराइड और आयोडीन होगी। ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल रिप्लेसमेंट यानी एक कंपाउंड होता है, एक अलग अकेला एक होता है और एक अपनी जगह दूसरे से बदल लेता है। यहाँ देखें क्लोरीन अकेला था, अब क्लोरीन पोटाशियम के साथ हो गया और आयोडीन अकेला हो गया, पहले आयोडीन साथ था, इसे कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट। तो अब ये हमने लिखा यहाँ पर रिएक्टेंट, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आपने सिर्फ इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इधर रिएक्टेंट लिखें, इधर ये प्रोडक्ट लिखें। आप रिएक्टेंट में देखें जितने भी एलिमेंट्स आपको रिएक्टेंट में दिए गए हैं उनकी नंबर लिखें। जैसे हमें सबसे पहले पोटाशियम देखें 1 है, ना इधर कोई नंबर है ना इधर कोई नंबर, यानी पोटाशियम यानी K1 है, तो हमने लिख लिया पोटाशियम 1। आयोडीन देखें, आयोडीन भी हमारे पास 1 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। क्लोरीन देखें, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2, तो हमने लिख लिया क्लोरीन 2। इधर के हम देख लिया। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट में क्या ये बिल्कुल बराबर है, पोटाशियम 1 यहाँ भी 1, देखें पोटाशियम यहाँ भी 1 है, देखें 1 ही है पोटाशियम। आयोडीन हम यहाँ देखेंगे, आयोडीन यहाँ पर 1 है लेकिन आयोडीन यहाँ देखें 2 है। आयोडीन यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ आयोडीन 1 है, यहाँ आयोडीन 2 है। क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ 1 है, क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है। यहाँ आयोडीन 1 है, यहाँ आयोडीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। इसको हमने करना है बैलेंस। तो देखें बहुत ही सिंपल है। हम पहले यहाँ पे मैं अगर यहाँ 2 लगा दूँ तो अब यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम भी 2 हो गई, क्लोरीन पोटाशियम भी 2 हो गई और आयोडीन भी 2 हो गई। ठीक है, और क्लोरीन तो यहाँ 2 थी। इसके बाद यहाँ देखें पोटाशियम यहाँ पर अनबैलेंस हुई। ठीक है, यहाँ पोटाशियम 2 हो गई, यहाँ पोटाशियम 1 थी तो यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। अब देखिए पूरी क्वेश्चन बैलेंस हो गई। अब यहाँ हम देख लेंगे किस तरह, वैसे हमने एक 2 यहाँ लगाया, एक 2 यहाँ लगाया। देख लेते हैं हम कि किस जगह क्या लगाने से नंबर बैलेंस हो रहा है। वो बहुत ईजी वे होता है, इसको देखने का बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। अब यहाँ देखें, यहाँ 2 लगाने से पोटाशियम यहाँ 2 हो गई। देखिए यहाँ पोटाशियम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास हमने आयोडीन को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया था,
देखिए आयोडीन यहाँ 2 थी तो हमने यहाँ 2 लगा के आयोडीन को भी 2 कर लिया। लेकिन अब देखें पोटाशियम भी यहाँ 2 हो गई और क्लोरीन यहाँ 2 थी तो हमने यहाँ 2 लगाने से हमारे पास पोटाशियम भी 2 हो गई, क्लोरीन भी 2 हो गई। इस तरह हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो हम यहाँ देखेंगे पोटाशियम देखें 2 लिख दिया, आयोडीन ये देखें 2 तो हमने 2 लिख दिया, क्लोरीन 2 है। यहाँ पर भी देखेंगे पोटाशियम देखें 2 लिख दिया, क्लोरीन आयोडीन भी देखें 2 है, क्लोरीन भी हमारे 2 है। इक्वेशन में देखें K2 I2 Cl2 ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमें दी है, 3 इक्वेशन बैलेंस करनी है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमें बना है कैल्शियम क्लोराइड, H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें इन 2 से बनी हैं। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें कितनी है। कैल्शियम देखें यहाँ 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, देखिए ये नहीं 1 कैल्शियम 1 है ना, आगे कुछ भी नहीं, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, आगे पीछे कुछ नहीं। कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर भी देखें 1 है, यहाँ है सिर्फ कार्बन हमारे पास और ये 1 ही है, कार्बन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कार्बन कैल्शियम भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखें यहाँ पर 1 है, ये लिखी हुई मैंने 1 है हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ हाइड्रोजन देखें 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, देखें Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो हमारे 2 चीज़ें यहाँ बैलेंस नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को दोबारा उतारेंगे और बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे, हमारा बैलेंस क्या नहीं है H और Cl, तो यहाँ HCl 1 था और यहाँ हमारे पास 2 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 लगा देंगे, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यही दोनों चीज़ें बैलेंस थी ना, यहाँ 1 थी यहाँ 2 थी, तो हमने HCl के साथ ही 2 लगा दिए थे, तो यहाँ भी 2 हो गई, यहाँ तो 2 थी, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देख लें कैल्शियम 1 कार्बन 1 देखिए कार्बन 1 है यहाँ पर और कार्बन यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 3 यहाँ पे देखें 3 और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ये और 1 ये 3 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर भी देखें 2 हो गई और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 हो गई। क्लोरीन यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 हो गई, इसलिए ये क्वेश्चन भी बैलेंस हो गई। आते हैं अपनी तीसरी क्वेश्चन की तरफ। ये 3 इक्वेशन एक सवाल में है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड H2O और कार्बन, ये चीज़ तीन प्रोडक्ट, इसे ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। एक प्रोडक्ट से टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। यहाँ देख लेंगे सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम देखें 2 है, लिख दिया 2। ये देखें यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ देखें 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन इधर 1, हाइड्रोजन इधर 2 है, सब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। कार्बन यहाँ पर 1 है और कार्बन यहाँ पर देखें कार्बन 1 यहाँ है, कार्बन नहीं, हाँ यहाँ है कार्बन और 1 यहाँ है कार्बन, यहाँ कार्बन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ये देखें 3, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 3 5 और 1 6, यहाँ 6 है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस है, तो अब इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया 2, सिर्फ इसके आगे मैंने 2 लगाया। अब यहाँ 2 लगाने से मेरी नाइट्रोजन 2 हो गई, ये नाइट्रोजन यहाँ पर, सोडियम यहाँ पर मेरी 2 हो गई, सोडियम यहाँ पर भी 2 थी, देखें सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थी, ये देखें हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गई ना, हाइड्रोजन यहाँ पर भी देखें 2 थी। ऑक्सीजन कार्बन यहाँ पर 2 थी, 2 हो गई, अब देखें 2 है। कार्बन यहाँ पर भी 1 और 1 2, यहाँ पे देखें 1 और 1 2, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 6 हो गई, ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी 6 थी, 2 3 और 3 6। ठीक है, ये भी बैलेंस होंगे। तीनों इक्वेशन इजीली बैलेंस हो गई, बहुत इजी इक्वेशंस दी थी। इसके बाद है यहाँ इसका क्वेश्चन, बैलेंस इक्वेशन के बाद क्वेश्चन है इसका यहाँ पर 6। क्वेश्चन 6 है न्यू मॉडल पेपर 2023 का, उसमें ये न्यूमेरिकल आया है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एटम्स की। अच्छा, अब आपको एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मालूम है? जिस एटम का जितना एटॉमिक मास होता है तो उसका उतनी ही उसके अंदर एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 7, तो इलेक्ट्रॉन भी उसके पास 7 है, तो हमें इससे पता चल जाता है। तो ठीक है, बाकी हम लोग ऐसे कीजिए कि याद कर लीजिए। फिलहाल मैं आप लोगों को इसके ही समझा रही हूँ जो हमें इसमें दिए गए। तो हमें यहाँ सवाल दिया गया, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, हमें इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल
7 इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2। अच्छा देखें, अब ये ना शेल के दो और 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, शेल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एस और पी, ठीक है, तीनों शेल के। अब ए शेल का सिर्फ पार्ट होता है एस, एल शेल के 2 पार्ट होते हैं एस और पी, और एम शेल के भी 2 पार्ट होते हैं एस और पी। तो अब यहाँ देखें, के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और उसका एस ही होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ 7 में से के शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। फिर बन जाता है एल शेल, इसके एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 आ सकते हैं। जब भी कोई दूसरा शेल बनेगा उसका एस में 2 होंगे, अगर उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एस में 2 होंगे, बाकी पी में होंगे। तो ठीक है, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे के शेल में, ये देखें एस में 2 आ गए, एल शेल के एस में 2 और पी में होते हैं 3 और 2 5 और 2 7, देखें 7 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन की। देख लें दोबारा, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के में एस, के एस में 2 होते हैं, फिर एल के एस में 2 होते हैं और पी में 3 और 2 5 और 2 7 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, के एस में हो गए 2, के एस, जिसके पास भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो के में, के एस में 2 जाएंगे और बाकी एल के एस में चले जाएंगे, और उससे ज़्यादा है तो एल के एस में भी 2 आ सकते हैं और पी में फिर 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ फिर शेल बन गया एल, एल के एस में 2 हो गए और पी में 6 हो गए, तो कितने हो गए 6 and 2 8 and 2 10। अब बचे 2 वो एम के एस में चले जाते हैं, ठीक है। एम के भी 2 शेल होते हैं, एस और मतलब 2 पार्ट होते हैं शेल के, एस और पी। के शेल का एक ही पार्ट होता है एस, एल शेल के 2 पार्ट होते हैं एस पी, पहले को एस कहते हैं दूसरे को पी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगला पार्ट पी होता है जिसमें 6 की कैपेसिटी होती है। फिर एम शेल में एस में 2 आ सकते हैं, पी के बचे ये 2 ही हैं, वो एम शेल में आ गए, एस पी के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा, तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, ठीक है, अपने एम शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब आ जाते हैं हम क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, के एस में आ गए 2, एल के एस में फिर 2 आ गए और पी में 6 आ गए, 6 2 8 और 2 हो गए 10। अब बचे 7 इलेक्ट्रॉन, वो इसके एस में 2 आ गए और पी में आ गए 5, यहाँ इसको 1 की ज़रूरत होती है अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तीनों की, ठीक है। जो 3 आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछी थी वो आप इस तरह देंगे, जितने जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप शो कर देंगे किस किस शेल में है और किस किस पार्ट में, एस में कितने हैं, पी में कितने हैं, एस में कितने हैं, पी में कितने, ये तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी न्यूमेरिकल है, इसमें आपसे कह रहे हैं आ 600 ml सैंपल ऑफ गैस, ये चार्ल्स लो का जिसने जो फॉर्मूला है चार्ल्स लो, उसका हमें फॉर्मूला लगाकर इसको, चार्ल्स लो का न्यूमेरिकल है, चार्ल्स लो का इसमें फॉर्मूला लगेगा। आ 600 ml सैंपल ऑफ गैस, कितना सैंपल है 600 ml, तो ये हमारे पास 600 ml हमें दिया हुआ यानी वॉल्यूम, ml मतलब वॉल्यूम, तो हमारे पास आ गया V1 हमें मालूम है, ठीक है। आ 600 ml सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 हमें टेम्परेचर दे दिए, तो एक हो जाता है T1 और दूसरा हो जाता है T2। अभी देखिए हमें सवाल से 3 चीज़ें पता चल गई, V1 T1 T2, V1 T1 और T2, हमें ये 3 चीज़ें बताएंगे। 600 ml फर्स्ट वॉल्यूम पता चल गया, 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 और 77 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 2 पता चल गया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम, यानी फाइनल वॉल्यूम यानी V2 हमें मालूम करना है, ठीक है। तो हम इसका डेटा बना लेंगे, V1 600 ml है, T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 77 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमें V2 मालूम करना है। फॉर्मूला है अकॉर्डिंग, या आप फॉर्मूला लिख लें या आप अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लो लिख लें, एक ही बात है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। मैंने फॉर्मूला लिखा, आप चाहें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लो भी लिख सकते हैं। V1 अपॉन T1 बराबर है V2 अपॉन T2 के, ये फॉर्मूला है, V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2। सही, अब हमें मालूम क्या करना है V2, तो हमें देखें V2 मालूम करना है ना, मैंने यहाँ लिखा है V2, तो हम इस T2 को यहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यू बन जाएगी पूरी। ये T2 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई, तो मैंने कर दिया। देखें इस T2 को मैं वहाँ ले गई, यहाँ हमारे पास खाली V बचा, T2 वहाँ जाके यहाँ डिवाइड था, यहाँ क्या हो गया देखें मल्टीप्लाई, फॉर्मूला हो गया T2 मल्टीप्लाई V1 अपॉन T1, ठीक है। T2 मल्टीप्लाई V1 अपॉन T1 V2 के बराबर हो गया। इसको मैंने सीधा करके लिख दिया, V2 इस तरफ लिख लिया और फॉर्मूला उठाकर इस तरफ लिख लिया। अब V2 मालूम करना है, ऐसे उतार लिया। T2 की वैल्यू हमारे पास है 77 सेंटीग्रेड, लिख लिया T2 की जगह मल्टीप्लाई। V1 की वैल्यू है 600 ml, तो हमने उसकी जगह 600 लिख लिया, और T1 की वैल्यू है 27, तो हमने उसकी जगह 27 लिख लिया। इसके बाद मैंने 77 को 600 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 46200। देखिए इन दोनों को सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई किया, अपॉन 27 ऐसे लिखा, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया, कैलकुलेटर से सिंपल आ गया 1711
0.1 ml, V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हमारा एक न्यूमेरिकल था जो सॉल्व हो गया, ठीक है, चार्ल्स लॉ के हिसाब, चार्ल्स लॉ का ये न्यूमेरिकल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं, इसको भी सॉल्व करना है। कह रहे हैं इंडिकेट द वन यूज, इंडिकेट करें वन यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद देयर केमिकल फार्मूला। यानी हमें केमिकल, पहले हमारे पास सवाल आता था, हमें 3 से 4 कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज दिखते थे, अब उसके साथ उन्होंने इसका एक एक यूज भी पूछ लिया है। तो देखिए 3 हमें नाम दिए जिनका हमें फार्मूला लिखना है, स्लैक लाइम, लाइमस्टोन, सोडा ऐश। ये आपकी बुक में आपको जगह जगह चार्ट दिखेंगे जिसमें आपके पास इनके नाम और 7 फार्मूला लिखे हुए हैं, आप वहाँ से इन्हें याद कर लीजिएगा और एक एक यूज़ आप इनका कहीं आप इंटरनेट से उठा लीजिएगा या अपनी बुक में देखिएगा, ज़रूर मौजूद होगा, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। वरना फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको काफ़ी सारे इसी तरह के नामों के जो हमारे पास पेपर में आते रहते हैं उनके एक अलग वीडियो बनाकर उसमें मैं आपको सबके केमिकल फार्मूला और उनका वन यूज़ बता दूँगी। फिलहाल जो आपके पास 2023 के न्यू मॉडल पेपर में हमें ये सवाल में 3 हमें ये कंपाउंड दिए गए हैं, सिलेक्ट लाइम, लाइमस्टोन एंड सोडा ऐश। इन तीनों का हमें केमिकल फार्मूला लिखना है और इन तीनों का एक एक यूज लिखना है, वो मैंने यहाँ पे लिख देखें, सिलेक्ट लाइम मैंने लिखा, सिलेक्ट लाइम केमिकल फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट OH2, ये इस तरह लिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ब्रैकेट में करके 2 लिख देते हैं बाहर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखते हैं, CaOH को ब्रैकेट में करके बाहर लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम या सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इस तरह भी लिख दिया, इनवर्ट्स में भी और इसके सिंबल्स में भी लिख दिया, ठीक है। और एक यूज है, इट इज़ यूज एज एन अल्कली या बेस, ठीक है, इट इज़ यूज एज एन अल्कली बेस टू रेज द pH वैल्यू बढ़ाने के लिए किसी चीज़ की, कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है लाइमस्टोन, देखिए दूसरा हमें दिया हुआ है लाइमस्टोन, हमने लिख लिया लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यूज इसका है, इट इज़ मेजर इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट के अंदर बड़ी मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इट इज़ मेजर इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट, इसका सिंपल सा यूज़ हमने लिख लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का फॉर्मूला है और इसका एक यूज़ पूछा था, तो इट इज़ मेजर इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट, ठीक है। तीसरा हमें दिया है सोडा ऐश, देखें सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं सोडा ऐश, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या कहलाता है, सोडा ऐश। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी मैं यहाँ बाय लगाना भूल गई, सोडियम बाई यानी 2 सोडियम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब यहाँ हम इसका लगाएंगे, इसके यूज़, ओवर हाफ ऑफ द सोडा ऐश प्रोडक्शन इज यूज इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ओवर हाफ ऑफ ऑल सोडा, यानी जितना भी सोडा ऐश बनाया जाता है उसका आधा, ठीक है, उसका आधा प्रोडक्शन में चला जाता है, किसकी, क्या बनाने के लिए चला जाता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, शीशा के बनाने में चला जाता है, शीशा बनाने के लिए काम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं, देखिए ये सवाल भी हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल है, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए आज अब जो न्यूमेरिकल आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स का, उसके साथ ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी वो दे रहे हैं, तो ये दोनों न्यूमेरिकल एक साथ ही पिछले 2022 में भी इसी तरह आए थे और अभी भी ये हमारे पास इन्होंने मॉडल पेपर में न्यू में दी कि ये 2 न्यूमेरिकल आपके पास साथ ही आएंगे पेपर में। क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों मालूम है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैंने पहले डेटा बना लिया, तो डेटा में मैंने जो मुझे मालूम करना था नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, गिवन मास, देखें सवाल में दिया हुआ है ना मास, तो इसलिए लिखा मैंने गिवन मास 20 ग्राम, ग्राम में हमें मास दिया जाता है, गिवन मास 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखिए मैंने यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, मुझे पता था 40 है लिख सकती थी, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिखा है। देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड Na के नीचे Na की एटॉमिक नंबर Na सोडियम का 23 लिख दिया, मल्टीप्लाई देखें 1, कोई नंबर नहीं है आगे पीछे तो यानी 1 है सोडियम, तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन भी 1 है, देखें कोई नंबर नहीं है इधर, 1 से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 और इसके भी आगे भी कोई नंबर नहीं है तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई, जो क्योंकि देखिए तीनों एक एक हैं, सोडियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है, तो तीनों को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों के एटॉमिक मास का, सोडियम का एटॉमिक मास 23 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई 1,
23 वन 23, 16 वन 16, 1 वन 1, तीनों को प्लस किया 40 आंसर आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा मोलिकुलर मास और 40 लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मालूम करना है। गिवन मास 20 ग्राम है, मोलिकुलर मास 40 है। नंबर फॉर्मूला लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिखा, गिवन मास 20 था 20 लिखा, मोलिकुलर मास 40 था 40 लिखा, 20 वन 20, 22 40। ठीक है, 1/2, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/2 मोल। यहाँ एक आंसर आ गया। इतना ही सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास सवाल में होगा, मोलिकुलर मास भी आपको जो सवाल में मोलिक्यूल दिया होगा उसका निकाल लेंगे। अब अगला इसका पार्ट पे चलते हैं जहाँ हमें मालूम करें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर हम यहाँ शो कर देंगे हम फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है Na, वही सेम फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, बस यहाँ Na एवोगाड्रोज नंबर लग जाता है। Na का मतलब है एवोगाड्रोज नंबर, वो होता है 6.02, कांस्टेंट नंबर है, चेंज नहीं होता। तो Na की वैल्यू या एवोगाड्रोज नंबर की वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये कांस्टेंट है, ऐसे ही रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है Na गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स तो सिंपल गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है Na मल्टीप्लाई गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, सिर्फ इसमें Na का Na मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो उतारा, Na की जगह Na की वैल्यू एवोगाड्रोज नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, गिवन मास 20 है 20 लिख दिया, मोलिकुलर मास 40 है 40 लिख दिया। फिर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ऊपर को। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई में हम 10⁻23 को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। वही हम देखिए 6.02 मल्टीप्लाई 20 आ गया 120/4 मल्टीप्लाई 10⁻23 एज इट इज उतार दिया। देखिए मल्टीप्लाई 10⁻23 एज इट इज अपॉन 40 ऐसे उतार दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.02 मल्टीप्लाई 20। इसके बाद फिर इसको और इसको डिवाइड कर दिया, 120.4 को डिवाइड किया 40 से आया 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऐसे, और ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने आपको तमाम क्वेश्चन जो आपके आए हुए थे पेपर में 2023 के जो मॉडल पेपर है आपका नया साल का जिससे पेपर आएगा, ये उसमें थे, मैंने आपको वो सारे सॉल्व करवा दिए हैं। यही तमाम न्यूमेरिकल्स और जो भी हमारे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस थे वो यही